नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे 9 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो कोशिश करिए जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ध्यान रखिएगा, मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को शेयर, जिन्हें आंसर पता है वो आंसर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका ने जो है दोस्तों मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है, जो कि एक ठीक है, महाद्वीपी, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिनटमैन जो 3 मिसाइल है दोस्तों वो किस तरीके की मिसाइल है? तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल, जिसे हम हिंदी में अंतर महाद्वीपी, यानी कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर आक्रमण करने में सक्षम ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जैसा कि अमेरिका जो अमेरिकी परमाणु अवरोध में 60 वर्षों की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। तो लगातार जिस तरीके से, ठीक है, प्रगति किया है, ठीक है, किन्होंने अमेरिका का जो ये एक तरीके से रक्षा प्रणाली, उसी की प्रगति को ये दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो सेना है दोस्तों, उसने हाल ही में जो है अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। और इस मिसाइल की बात करें तो ये देश की रणनीतिक बचाव ताकतों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अगर हम इसके अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें कि है क्या ये मिनटमैन 3 मिसाइल जो है, ये ध्यान रखिएगा एक अमेरिकी भू आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है, ठीक है, अमेरिका की ये एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो कि अंतर महाद्वीपीय रेंज में वाली बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करती है। इसके बारे में बात करें दोस्तों, इसको किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मिनटमैन जो मिसाइल है दोस्तों, इसको किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? तो अमेरिका की दोस्तों ये कंपनी है बोइंग, ठीक है, तो बोइंग कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और इसमें देखा जाए दोस्तों तो ये 3 ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर्स द्वारा ये संचालित होती है, जिसमें प्रथम चरण की बात करें तो एटीके नवीनीकृत, ठीक है, M55A है। द्वितीय चरण की बात करें तो यहाँ पे एटीके नवीनीकृत SR-19 है और तृतीय चरण की बात करें तो एटीके नवीनीकृत जो है SR-73 प्रणाली जो है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है ठोस प्रणोदक जो है रॉकेट मोटर संचालित किया जाता है, के द्वारा इसको संचालित किया जाता था, ठीक है। बेसिकली ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये बोइंग कंपनी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में या फिर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त किसे दोस्तों नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हीरालाल सामरिया, ठीक है, हीरालाल सामरिया जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है दोस्तों हीरालाल सामरिया, जिन्हें देखा जाए हाल ही में जो है मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। और ध्यान रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त को जो शपथ दिलाता है दोस्तों वो राष्ट्रपति दिलाता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई। और ये जो है इसके पहले देखा जाए तो ये केंद्रीय सूचना आयुक्त में सूचना आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे थे अभी तक, ठीक है। तो आपके लिए ये भी आयोग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग क्या है। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों हीरालाल सामरिया के बारे में कि देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें जब इनको शपथ दिलाई जा रही थी तो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कौन कौन उपस्थित था? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्मिक और राज्य मंत्री, ठीक है, जितेंद्र सिंह मौजूद थे। बाद में इसके बाद जब इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया दोस्तों, तो शपथ ग्रहण करने के बाद देखिए मुख्य सूचना आयुक्त को जो शपथ ग्रहण कराता है दोस्तों वो प्रेसिडेंट कराता है, ठीक है। जब ये जो शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो अन्य जो सूचना आयुक्त होते हैं उनको शपथ ग्रहण कार्य कराने का जो है शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त कराता है।
तो यहाँ पे जो केंद्रीय सूचना आयुक्त में शपथ ग्रहण समारोह में जो सूचना आयुक्त आनंदी रामगिलन और प्रमोद कुमार को भी शपथ दिलाई गई। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने किसने दिलाया, तो हीरालाल सामरिया ने केंद्रीय सूचना आयुक्त में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में। ठीक है, जो अन्य कौन कौन से सूचना आयुक्त हैं दोस्तों, तो आनंदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी को शपथ दिलाया, किसने, मुख्य सूचना आयुक्त ने दिलाई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब किया गया था, यानी कि केंद्र सूचना आयुक्त की बात करें आयोग की, तो यहाँ पे जो इसकी जो स्थापना किया गया था वो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में आया था और उसी के प्रावधानों के तहत जो है 2005 में केंद्र के द्वारा, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा एक सामाजिक निकाय है, क्योंकि इसको संविधान के, यानी कि संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके इस आयोग का गठन किया गया था, जिस कारण से ये संवैधानिक निकाय नहीं है और 2005 में इसको केंद्र के द्वारा गठित किया गया था। इसमें देखा जाए दोस्तों तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति भी हाल फिलहाल में किया गया और 10 से अधिक जो है सूचना आयुक्त नहीं हो सकते, यानी कि इसके अलावा जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, एक समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाती है। तो एक समिति बनती है, वो जो सिफारिश करती है उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इस समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है। साथ ही साथ अन्य सदस्य कौन होते हैं, तो लोकसभा के जो विपक्ष के नेता है दोस्तों वो होते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा जो नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है इस समिति में शामिल किए जाते हैं और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पे जो है राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप मुझे बताइए कि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, चूंकि विपक्ष है नहीं फिर भी कौन है नेता, आप मुझे बताइए। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ एक अन्य नियुक्ति की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट है दोस्तों उसका अध्यक्ष चुना गया है। तो अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुना गया, किसे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष के पारंपरिक 1 वर्ष के कार्यकाल से एक और महत्वपूर्ण कदम है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पहली बार चुने जा रहे हैं, ये तीसरी बार जो है ये सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अध्यक्ष ये चुने गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश अगले वर्ष विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। तो अगले वर्ष जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा सन 2024 में, 2024 में कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, तो आंसर करिए। ठीक है, आंसर क्या करिए, वीडियो को दोस्तों के भी शेयर क्या करिए। और देखिए दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत जो है वो अगले साल जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। तो भारत जो है दोस्तों 2024 में जो प्रतिष्ठित दूरसंचार मानकीकरण असेंबली है उसकी मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है। और इसकी बात करें, ये जो असेंबली है दोस्तों ये 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, ये जो इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय संचार और IT मंत्री है दोस्तों अश्विनी वैष्णव, उन्होंने, ठीक है, वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में देश के बढ़ते जो महत्व के बारे में, ठीक है, यानी कि देश के बढ़ते महत्व को जोर देते हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में ये जो है घोषणा की गई। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, जो केंद्रीय संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। अगर हम बात करें इसके बारे में, इस सभा के बारे में, जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा है दोस्तों ये एक चतुष्कोणीय आयोजन है और ये ITO मानकीकरण क्षेत्र की शासी सम्मेलन के रूप में ये कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक इकाई अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित 3 विश्व सम्मेलनों में से एक है। यह आयोजन जो है ये वैश्विक दूरसंचार मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे भारत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत जो है अगले साल विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए अभी बात करें दोस्तों IIT गांधीनगर जो कि गुजरात में है, वहां पे देखिए एक काउंसलिंग का आयोजन किया गया जो कि भारत और इंडिया, यानी माफ करिएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल, ठीक है, इसकी जो है पहली बैठक हुई।
और इस बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग हेतु काफी महत्वपूर्ण जो है चर्चा की गई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों आईआईटी गांधीनगर में किया गया। क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि एजुकेशन और स्किल से रिलेटेड चीजों पे चर्चा किया गया। ठीक है, यहाँ पे बात करें वर्ष 2011 में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद के रूप में स्थापित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद है इसकी स्थापना जो की गई थी 2011 में किया गया था। और ये द्विराष्ट्रीय निकाय रणनीति के रूप से दोनों देशों के बीच शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान सोसाइटी का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, ये चीज देखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्न में से कौन सा मंत्रालय महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जो है इसकी एक योजना है जिसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम अमृत योजना के नाम से जानते हैं। दोस्तों अमृत योजना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, अटल मिशन फॉर, ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी मिशन के तहत, इसी योजना के तहत जो है एक प्रगतिशील पहल की जो है शुरू करने जा रहा है कौन? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। और ये पहल क्या नाम है? महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान। ठीक है, जल दीपावली के नाम से ये रहेगा। इस योजना में मंत्रालय के जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसकी भी भागीदारी है। और इसमें दोस्त ध्यान रखिएगा, इसमें नॉलेज पार्टनर कौन है दोस्तों? तो उड़ीसा अर्बन एकेडमी जो है इसकी नॉलेज पार्टनर है। इस जल दिवाली अभियान का दोस्तों जो आयोजन किया गया, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 7 नवंबर से शुरू हुआ है और ये 9 नवंबर तक जारी रहेगा, यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो जल शासन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना। तो जो भी जल शासन प्रणाली उसमें महिलाओं को भी ठीक है शामिल किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, इसके लिए एक मंच प्रदान करना। इसके लिए क्या किया जाएगा? तो उन्हें अपने अपने शहरों में जो उपचार संयंत्र है उसके जल उपचार संयंत्रों के दौरे के माध्यम से जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से जो जल उपचार प्रक्रिया है, जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया, उसके बारे में उनको जानकारी जो है प्रदान किया जाएगा महिलाओं को। यहाँ पे अमृत योजना की दोस्तों बात करें, जिसको देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन कहते हैं। इसको देखिए जून 2015 में शुरू किया गया था। किस उद्देश्य से? तो हर घर में, ठीक है, हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन के साथ साथ सभी की नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो हर घर में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से और हर घर में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत योजना की शुरुआत, ठीक है, यहाँ पे जून 2015 में किया गया था। और इस योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो आवास और शहरी जो है मामलों का मंत्रालय जो है ये इसका नोडल एजेंसी है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो आजकल योजनाओं से तो रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन दोस्तों नीदरलैंड में किया गया। ठीक है, नीदरलैंड में किया गया, करेक्ट आंसर इस बी है। ठीक है, तो विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का जो आयोजन किया गया, जिसे हम वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम कहते हैं, इस मंच का जो आयोजन किया गया वो नीदरलैंड की जो राजधानी है, ठीक है, हेग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी क्या, यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टरडम है, इसकी जो राजधानी वो हेग है। माफ करिएगा, नीदरलैंड की जो राजधानी वो एम्स्टरडम है और यहाँ पे एक शहर है हेग। अब आप बताइए मुझे हेग में किसका हेडक्वार्टर है, ये भी बताएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हेग में जो है विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन किया गया और ये जो मंच था, ठीक है, ये 6 से लेकर के 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया और ये दूसरा संस्करण था। ये जो विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का जो आयोजन किया गया ये उसका दूसरा संस्करण था। और भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री दोस्तों भगवंत खुबा, उनके द्वारा इस फोरम में जो है भारत का नेतृत्व किया गया। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, WHO के अनुरोध पर इस मंच की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है इस मंच का, इस फोरम का? तो दवाओं और अन्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी को समूचे विश्व को अधिक व्यापक रूप से, ठीक है, उपलब्ध कराना। पहला जो है विश्व स्थानीय मंच का आयोजन दोस्तों जून 2021 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप मुझे बताइए हेग में किसका हेडक्वार्टर है? ठीक है, आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बताइए दोस्तों, सड़क दुर्घटनाओं के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, मृत्यु में। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है, देखिए सी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी स्पेशल है। तो यहाँ पे जो हाल ही में देखा जाए, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है, एक आंकड़ा जारी किया है किससे संबंधित, सड़क दुर्घटनाएं होती है उनमें जो होने वाली मृत्यु, उससे संबंधित आंकड़ा जारी किया है। और इस आंकड़े के अनुसार देखा जाए, ये बताया गया जो सड़क दुर्घटनाएं होते हैं, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनमें जो होने वाली मृत्यु होती है, उसमें जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे, यानी कि सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु, जो डेड होता है, वो होता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ पे 2022 का डेटा दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सड़क दुर्घटना में, ठीक है, यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे 22,595 जो लोग यहाँ, यानी कि 22,500, ठीक है, लगभग यहाँ पे जो है लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 22,600 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई है। और सड़क दुर्घटनाओं में देखा जाए तो मृत्यु के मामले में अगर हम दूसरे स्थान पे देखें तो तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पे देखें दोस्तों तो महाराष्ट्र है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं के मामले में, ठीक है, अगर यह पूछा जाए दोस्तों कि नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग में दुर्घटनाओं के मामले में पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? तो तमिलनाडु है। वहीं दूसरे स्थान पे दोस्तों केरल, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा जाता है। ठीक है, कुल सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में भी अगर देखा जाए, कुल सड़क, हर तरह की सड़कों को मिला करके अगर देखा जाए, तो तमिलनाडु का स्थान सबसे पहले आता है, सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं। शहरों के आधार पे जो है ये आंकड़े जारी किए गए, और सबसे अधिक जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है शहरों के आधार पे, ठीक है, जो आंकड़ों में, तो ये दिल्ली में हुआ है। और इस संदर्भ में शहरों के आधार पे जो आंकड़े हैं, उनके आधार पे बेंगलुरु दूसरे स्थान पे, जयपुर और कानपुर जो है वो चौथे स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सड़क दुर्घटनाओं के मामले में जो मृत्यु होने के आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शामिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है केरल। ठीक है, केरल जो है उसे जो है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है 2023 का। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो टिकाऊ और महिला समावेशी पहल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए जो है केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है। केरल को दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार मिला है? बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह पुरस्कार जो है दिया गया है। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को दक्षिण अफ्रीका में भूमि से घिरे देश है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक आप अगर साउथ अफ्रीका यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक देश है, ये देखिए साउथ अफ्रीका, यहाँ पे एक छोटा सा देश है जो कि दक्षिण अफ्रीका से पूरा घिरा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, एस्वातिनी। एस्वातिनी के साथ जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, इसके साथ साथ केरल के अलावा एस्वातिनी को भी यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की बात करें दोस्तों, तो ये संयुक्त राष्ट्र की मदद से महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना को लागू कर रहा है। ठीक है, महिलाओं के अनुकूल जो है पर्यटन को बढ़ावा देना। वहीं केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को ये दूसरी बार जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो है वो मिला है। और अगर हम बात करें ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड की, तो जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा किया गया था, और ये 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो है वो केरल के अलावा और किसे दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक भूमि से घिरा हुआ देश है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, एस्वातिनी, उसको जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही दयापार विंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दयापार विंड परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रही है? ऑप्शंस आपके सामने है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों चर्चा में? तो दोस्तों जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के जो कच्छ इलाके में स्थित है दोस्तों, जिसका नाम है दयापार, ठीक है, एक स्थान है दयापार, वहां पे स्थित जो है इसकी पहली परियोजना 50 मेगावाट की पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा किया है। तो ये एनटीपीसी की परियोजना है दोस्तों, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की इसकी अपनी पहली परियोजना है, ठीक है, पवन परियोजना है, और इसके जो है वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की गई है, जिसके बाद से देखा जाए तो ये दयापार, ठीक है, पवन परियोजना जो है चर्चा में आ गया है। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल जो स्थापित क्षमता बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? तो 73,884 मेगावाट हो गया है, और एनटीपीसी समूह की कुल जो है
RI परिचालन क्षमता कितनी हो गई, तो यहाँ पे यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो क्षमता है वो कितनी हो गई, तो 3364 मेगावाट हो गई है। दया परमेंट परियोजना दोस्तों इसकी बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये परियोजना जो है वो NTPC, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली परियोजना है और ये नए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और कॉमन नेटवर्क एक्सेस रेजिस्म के तहत वाणिज्यिकी घोषित करने वाली भारत की पहली जो है क्षमता है, ठीक है। NTPC के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा दया पर जो है पवन ऊर्जा, इस तरह की चीजें एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो बताइए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 के विजेता कौन रहे। तो इस बार 5 लोगों को विजेता घोषित किया गया, जिसमें से यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिए जैसे कि सोन मैनुअल मोलर, ठीक है, जोसेफिना बेलमोंट। यहाँ पे बात करें कुछ संस्थाएं भी हैं, तो ये फंडाको, एलन मैकार्थर, इन सभी को जो है इस साल का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूनेप के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, और इस साल जो है 5 विजेताओं की घोषणा की गई है यूनेप के द्वारा, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए। और इस वर्ष उन पुरस्कारों में जो इनोवेटर्स होते हैं, जो पहलों को और साथ ही साथ पहलों को सम्मानित करते हैं, उन्हें जो है ये जो पुरस्कार दिया गया वो किसमें मदद करने के लिए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के विजेता कौन है दोस्तों, तो फिलीपींस के ध्यान रखिएगा मेयर है जिनका नाम है क्वेजोन सिटी के मेयर है जिनका नाम है, ठीक है, जोसेफिना बेलमोंटो। और वहीं इनको देखिए पॉलिसी लीडरशिप की श्रेणी में दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के ध्यान रखिएगा एक फाउंडेशन है एलन मैकआर्थर फाउंडेशन है, जिसे देखा जाए इंस्पिरेशन और एक्शन की श्रेणी में दिया गया। चीन के ब्लू सर्कल, ठीक है, यहाँ पे जो है, और चिली के जोस मैनुअल मोलर जो कि एक एंट्रेप्रेन्योरियल विजनवियर है, ठीक है, ये भी उन्हीं में है। और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, जिन्हें साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में, ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया। तो इस बार जो है 5 विजेता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की, ठीक है। अगर हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का एक सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह पुरस्कार दोस्तों सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र के आउटस्टैंडिंग लीडर्स को सम्मान देता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आप मुझे बताइए यूनेप, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है कब स्टैब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि यहाँ पे 5 महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है। तो 5 महिला ग्रैंड स्विस जो है टाइटल 2023 किसने जीता है दोस्तों, किस महिला खिलाड़ी ने, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों करेक्ट आंसर सी है आर वैशाली, ठीक है, आर वैशाली ने जीता है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे शतरंज में भारत की ओर से, ठीक है, आर वैशाली ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता है, ठीक है, भारत की तरफ से। उन्होंने ब्रिटेन के ऑल ऑफ मैन में, ठीक है, आखिरी राउंड गेम में, ठीक है, ब्रिटेन में इसका फाइनल हुआ था, ठीक है, कौन सा, फीडे महिला ग्रैंड स्विस, उसमें देखा जाए इन्होंने मंगोलिया की, ठीक है, मंगोलिया की जो है यहाँ पे बटख्वागो मुंगुंटगलू उनके साथ जो है ड्रॉ मैच खेला है। वैशाली ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, भी ध्यान रखिएगा, जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ देखें तो विदित गुजराती ने भी सर्बिया के अलेक्जेंडर फेडरिक को हराकर इस स्पर्धा में 7वीं जीत दर्ज किया है और ओपन सेक्शन में शीर्ष स्थान हासिल किया, ठीक है। गुजरात के हैं ये, माफ करिए गुजरात के नहीं, नाम इनका विदित गुजराती है, जिन्होंने सर्बिया की, ठीक है, अलेक्जेंडर फेडरिक को हराया है। प्रतियोगिता में वैशाली और विदित दोनों ने, ठीक है, 8.5 अंक हासिल किए और वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आधे अंक आगे रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, विनर आपके लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप पर कार्यशाला का आयोजन किया, किसने किया, नीति आयोग ने किया। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित हुआ, कहाँ हुआ, दुबई में। 2 दिवसीय कार्यक्रम जिसका नाम है द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किसे किया, जस्टिस SR चौधरी को किया गया। भारत का पहला जल ठीक है विश्वविद्यालय खोलेगा, कौन खोले, कहाँ खुलेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खुलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कोशिश करिए डेली करंट अफेयर के सेशन को रेगुलर फॉलो करने की। मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेली सेशन को फॉलो करिए। और कुछ बच्चे कह रहे थे रिविजन कराने को, बच्चा
डेली 10 क्वेश्चन जो मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ जो है थोड़ा सा खुद से भी रिवीजन करने की कोशिश करिए। आप लोग इतना डिपेंड कैसे हो जाते हैं किसी पे, खुद से भी रिवीजन करिए। इसीलिए मैं कहती हूँ शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए। मेरे 10 क्वेश्चन शामिल करने से कुछ होगा नहीं, आप फिर कहेंगे ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। और बाकी मंथली जो है रिवीजन है दोस्तों, वो आपको एग्जाम के पहले एक साथ पूरा कंपाइलेशन वीडियो बना दिया जाएगा, आपका करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान नहीं होइए, ठीक है। तो और बाकी जो है डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां से डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन कर लिया करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे